आपका विपल एजुकेशन में स्वागत है। आज अपन दैनिक जीव विज्ञान दिशा 2020 का 11वां एडिशन पढ़ रहे हैं और उसका टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र का आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मनुष्य का उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग कौन सा है? उत्सर्जी अंग उन अंगों को बोलते हैं जो हमारी बॉडी से, हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को जो अंग शरीर से बाहर निकलवाते हैं, ऐसे अंगों को हम उत्सर्जी अंग जो है बोलकर चलते हैं। तो यहाँ पर जो फेफड़ा जो होता है, फेफड़ा लंग्स जो होते हैं, ये उत्सर्जी अंग के रूप में काम करते हैं। हाँ बिल्कुल, उत्सर्जी अंग के रूप में काम करते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में अपशिष्ट पदार्थ होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलवाने का काम करते हैं फेफड़े, इसलिए फेफड़े उत्सर्जी अंग माने जाते हैं। फिर आता है त्वचा। त्वचा जो होता है, त्वचा पसीने के साथ में बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्टों को, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है, तो त्वचा भी उत्सर्जी अंग के रूप में काम करता है। वृक्क यानी कि किडनी। किडनी जो होती है हमारी बॉडी से जो है बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थों को यूरिन के साथ बाहर निकालती है, तो किडनी भी उत्सर्जी अंग के रूप में काम करती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा, यहाँ करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4 जो है करेक्ट है। यहाँ नीचे कुछ उत्सर्जी अंग बताए गए हैं और उनके कार्य बताए गए हैं। किडनी एक उत्सर्जी अंग है जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, जल की अतिरिक्त मात्रा एवं टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर करने का काम करता है किडनी, तो किडनी को इसलिए उत्सर्जी अंग माना जाता है। अगला है त्वचा। त्वचा जल, खनिज लवण, स्वेद तथा कुछ मात्रा में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है, इसलिए त्वचा भी उत्सर्जी अंग के रूप में माना जाता है। अगला है फेफड़ा। फेफड़े लंग्स जो होते हैं वो CO2 एवं जल को जल वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं, इसलिए लंग्स भी उत्सर्जी अंग के रूप में काम करते हैं। अगला है इंटेस्टाइन, आंत्र। आंत्र जो खाना पचा नहीं है, यानी कि अनपचा खाना एवं अदर जो अपशिष्ट पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थ है, उनको मल के रूप में बाहर निकालता है, तो आंत्र भी उत्सर्जी अंग के रूप में काम करता है। इसके अलावा लीवर। लीवर अमोनिया को यूरिया में बदलता है और यूरिया हमारे शरीर से बाहर निकलता है, तो यकृत को भी जो है, लीवर को भी अपशिष्ट अब जो है उत्सर्जी अंग के रूप में माना जाता है। तो उत्सर्जी अंग यहाँ पर हो गए 5। अब बात आती है, हमारी बॉडी में अलग से एक उत्सर्जन तंत्र और बनाया गया है। उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? उत्सर्जन तंत्र के बारे में भी जान लेते हैं। शरीर में उपापचय के दौरान बने हानिकारक व अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, और जो उत्सर्जन में अंग काम में आते हैं उनको उत्सर्जन अंग जो काम में आते हैं उनको उत्सर्जी अंग, और जो उनसे मिलकर बना हुआ सिस्टम है, तंत्र है, उसको बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र के अंदर क्या क्या आता है? उत्सर्जन तंत्र के अंदर इस डायग्राम में जो दिखाया गया है वो आता है। इस डायग्राम में यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो दिखाई गई है, जो बीन के आकार की है, इसको बोलते हैं वृक्क यानी कि किडनी। किडनी में यहाँ से ये नली आ रही है, इस नली को बोलते हैं अपन यूरेटर यानी कि मूत्रवाहिनी, और ये जो यहाँ पर गोल गोल आपको दिखाया गया है, ये है यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय। ठीक है, और ये है यहाँ आगे की तरफ मूत्र मार्ग। ये जो किडनी है, किडनी यूरिन बनाने का, पेशाब बनाने का, मूत्र बनाने का काम करती है, और मूत्र के साथ बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालती है। ब्लड को छानती है, ब्लड में से अपशिष्ट पदार्थ यूरिन के रूप में बाहर निकलते हैं, तो किडनी यूरिन बनाती है। यूरिन किडनी में बनता है, बढ़ने के बाद यूरेटर, इस यूरेटर के थ्रू आपके जाता है, कहाँ पर आपके चला जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में, यानी कि मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में मूत्र चला जाता है, और यहाँ पर इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा रहता है। ब्लैडर जैसे ही भर जाता है एवं मूत्राशय जैसे ही भर जाता है, तो मूत्र मार्ग के थ्रू ये मूत्र क्या निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। इस तरह से ये आपका उत्सर्जन तंत्र है। तो यहाँ पर साइड के इसमें बॉक्स में दे रखा है, आप बॉक्स को पढ़ें, क्योंकि यहाँ सारे जो बॉक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आगे की परीक्षाओं में या आगे अभी वीडियो में हम इनसे संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं। रक्त का, किडनी जो होती है वो रक्त का निस्यंदन करके मूत्र बनाती है, यानी कि रक्त को छानती है, फिल्टर करके जो है ब्लड को फिल्टर करके मूत्र बनाने का काम करती है किडनी। यूरेटर क्या करते हैं? मूत्र को यहाँ से किडनी से कहलाते हैं ब्लैडर में लाने का काम करती है। कौन? मूत्रवाहिनी यानी कि यूरेटर। यूरेटर की संख्या कितनी होती है? 2। वृक्क कितने होते हैं? 2। मूत्राशय होता है 1, यानी कि ब्लैडर होता है 1। यह क्या करता है? टेम्पोररी रूप से, अस्थायी रूप से मूत्र का भंडारण करता है। अगला है मूत्र मार्ग। मूत्र को शरीर से बाहर निकालने का रास्ता मूत्र मार्ग कहलाता है। अगला है नेक्स्ट, उत्सर्जन तंत्र के कार्य क्या हैं? ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। हमारे ब्लड से वेस्ट प्रोडक्टों को हटाता है, जल एवं लवण का संतुलन बनाए रखता है, शरीर का पीएच नियंत्रण रखता है, बीपी को कंट्रोल करता है, और हार्मोन बनाता है। हार्मोन का नाम है इरिथ्रोपोइटिन, रेनिन, ये हार्मोन बनाता है। इसके अलावा
जब अपन किडनी, ये जो किडनी यहाँ पर दिखाई गई है, इस किडनी के अंदर जब अपन देखते हैं, माइक्रोस्कोपी से देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, तो हमें ऐसी ये स्ट्रक्चर दिखाई देती है। किडनी के अंदर ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, और ऐसी स्ट्रक्चर को अपन बोलकर चलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। एग्जामों में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उत्सर्जन तंत्र की या किडनी की जो कार्यात्मक इकाई कौन होती है, तो कार्यात्मक इकाई होती है कौन? नेफ्रॉन। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी जो है क्या कहलाती है? नेफ्रॉन कहलाती है। यहाँ पर ये नेफ्रॉन दिखाया गया है। नेफ्रॉन के पार्ट के भागों के नाम परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। वुमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, कोशिका गुच्छ, लूप ऑफ हेनले, प्रॉक्सिमल नलिका, डिस्टल नलिका, संग्राहक नलिका, ये जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कुछ प्रश्न इस बॉक्स में से भी पूछे जाते हैं, तो इस बॉक्स को भी हमें याद रखना है। मानव का उत्सर्जी पदार्थ क्या है? मानव यूरिया निकालता है उत्सर्जी पदार्थ के रूप में। और किडनी की कार्यात्मक इकाई कौन होती है? नेफ्रॉन होती है। मूत्र का अस्थायी भंडारण कौन करता है? मूत्रा से करता है। मूत्र का वृक्क से मूत्राशय तक कौन लाता है? मूत्रवाहिनी लाती है। मूत्र को बाहर निकालने की नली को मूत्रमार्ग कहते हैं। स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र का पीएच 6 होता है, लगभग अम्लीय होता है। प्रतिदिन बनने वाला जो मूत्र है उसकी मात्रा कितनी होती है? 1 से 2.5 लीटर होती है पर डे। कभी कभी एग्जामिनर परीक्षक आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछ लेता है कि पेशाब बनने की प्रक्रिया की जो स्टेप्स हैं उनके बारे में बताओ। तो सबसे पहले फिल्ट्रेशन होता है, उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन पुनःअवशोषण होता है, फिर सीक्रेशन श्रवण होता है, फिर यूरिन का निर्माण हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है अति महत्वपूर्ण तथ्य, मनुष्य में 2 किडनी होती है। किडनी की आकार जो है सेम के बीज के जैसा होता है। प्रत्येक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, और किडनी कहाँ होती है? आपके पेट के पिछले भाग के, आपकी रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ स्थित होती है। ठीक है। आपका जो सर्जन तंत्र अगर स्वस्थ रहेगा तो शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालेगा, और जीवन कैसा रहेगा? आपका संतुलित रहेगा, बैलेंस रहेगा। आज का हमारा हमारा प्रश्न है, मानव के उत्सर्जन तंत्र में शामिल क्या नहीं है? इनमें से मानव के उत्सर्जन तंत्र में क्या शामिल नहीं है? ये एएन 16 दिसंबर 2018 को परीक्षा हुई, उसमें यह प्रश्न पूछा गया। बताओ मानव के उत्सर्जन तंत्र में क्या शामिल नहीं है? तो ये लिख रहा है वृक्क युग्म। वृक्क युग्म का मतलब है किडनी का एक जोड़ा, तो किडनी का जोड़ा तो उत्सर्जन तंत्र में शामिल किया गया है, तो ये तो आंसर करेक्ट ही है। नेत्र युग्म, नेत्र युग्म को शामिल नहीं किया गया है। मूत्रवाहिनी युग्म इसको शामिल किया गया है। मूत्राशय को शामिल किया गया है। यहाँ प्रश्न में यह पूछा है कि भैया ये बताओ कि इनमें से उत्सर्जन तंत्र का में कौन सा भाग नहीं आता है? तो उत्सर्जन तंत्र में नेत्र युग्म नहीं आता है, तो यहाँ पर आंसर करेक्ट है 2, नेत्र युग्म। अगला प्रश्न है, प्रश्न पढ़ेंगे। यहाँ पर ये दे रखा है, उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर मानव प्रजाति है। अब अलग अलग जो प्रजाति होती हैं वो अलग अलग पदार्थ उत्सर्जन के रूप में बाहर निकालती हैं। मानव जो होता है वो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में जो है यूरिक जो अम्ल है, यूरिक अम्ल है, उसको जो है अपने बॉडी से बाहर निकाल, सॉरी यूरिया को जो है अपनी बॉडी से बाहर निकालता है। तो मानव जो होता है वो यूरिया उत्सर्जी होता है। कौन होता है? यूरिया उत्सर्जी होता है। उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर मानव प्रजाति है, तो मानव प्रजाति यूरिया उत्सर्जी होती है, तो आंसर करेक्ट है 3। अब यहाँ पर ऊपर कुछ जो है एग्जामों में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो हमें समझ लेते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया निकालते हैं, NH3 निकालते हैं। ऐसे जीवों को अमोनियोटेलिक बोलते हैं, और जीव के एग्जाम्पल हैं, अधिकांश जलीय जीव अमोनिया निकालते हैं उत्सर्जी पदार्थ के रूप में। मछलियां और टैडपोल, मेढक के लार्वा जो होते हैं वो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया निकालते हैं। नेक्स्ट है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया निकालते हैं, जैसे ह्यूमन, अभी बताया मनुष्य। मनुष्य जो होता है यूरिया निकालता है उत्सर्जी पदार्थ के रूप में। स्तनधारी जीव, उभयचर यानी कि मेढक, और आपका जो है क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, ये जो है उभयचर प्राणी बोलते हैं इनको, मतलब जो जल में भी रहे और पृथ्वी पर रहे, ये भी यूरिया निकालते हैं। शार्क मछली जो होती है वो यूरिया निकालती है उत्सर्जी पदार्थ के रूप में, और जो यूरिया निकालते हैं ऐसे जीवों को अपन यूरियोटेलिक बोलते हैं। हम लोग मानव लोग यूरियोटेलिक होते हैं। अगला है प्रश्न, अगला है नेक्स्ट, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिक एसिड निकालते हैं। ऐसे जीवों को यूरिकोटेलिक बोलते हैं। पक्षी, सरीसृप, कीट, ये जो है यूरिक एसिड निकालते हैं उत्सर्जी पदार्थ के रूप में। अगला है ग्वानोटेलिक, कुछ जीव ऐसे होते हैं यूरिक पदार्थ उत्सर्जी पदार्थ के रूप में ग्वानिन निकालते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए मकड़ी यानी कि स्पाइडर, ये ऐसे जीवों को ग्वानोटेलिक बोलकर चलते हैं। ये हुआ, ये एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं, यूरियोटोलिक, यूरिकोटेलिक और अमोनियोटेलिक, आपको याद रखना
रखना है और जल की पानी की अवेलेबिलिटी के आधार पर उत्सर्जी पदार्थ बदलते रहते हैं जीवों में। यहाँ पर उत्सर्जी पदार्थ मानव में कौन सा रहेगा? यूरिया रहेगा। तो आंसर 3 जो है करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मानव में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र के भाग हैं? इसमें से मानव उत्सर्जन तंत्र के हमें भाग बताने हैं। पहले तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद ऑप्शन का आंसर देखेंगे। मानव उत्सर्जन तंत्र का भाग मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी आपको पता है मूत्रवाहिनी क्या होती है? जो आपकी किडनी से, आपके वृक्क से मूत्राशय तक मूत्र लेकर आती है, उसको मूत्रवाहिनी बोलते हैं। तो ये तो करेक्ट है। वृक्क यानी कि किडनी, किडनी तो उत्सर्जन तंत्र का भाग है। ग्रीन ग्रंथियां, ग्रीन ग्लैंड कोई भी नहीं होती है, ये तो मैंने कभी सुनी ही नहीं है। मूत्रमार्ग, यस्क, मूत्रमार्ग तो होता है। तो यहाँ पर 3 ये तो हैं और ग्रीन ग्रंथि नहीं है। ये पूछ रहा मानव उत्सर्जन तंत्र के भाग कौन से हैं? तो मानव उत्सर्जन तंत्र के इनमें से भाग है ए, बी और डी। सी नहीं है। ए बी डी देख लो, ए बी डी। तो ए बी डी और नीचे इसमें ई और दे रखा है ई। मूत्रा से भी उत्सर्जन तंत्र का भाग है ए बी डी ई। तो ए बी डी ई आंसर 3 जो है इसमें का है करेक्ट है। ए बी डी करेक्ट आंसर है। अगला है, एक लाल भूरे रंग की सेम के आकार की संरचना जो मनुष्यों की उदरीय गुहा के निचले भाग में पाई जाती है, सेम के बीच के आकार का होता है आपका किडनी, गुर्दा होता है। तो आंसर करेक्ट है यहाँ पर 1। ठीक है। अगला है नेक्स्ट प्रश्न है कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन होती है? तो आप सबको पता होना चाहिए। वैसे कौन होती है? मैंने अभी ऊपर बताया है, नेफ्रॉन। क्या बताया है? नेफ्रॉन। अब यहाँ पर नेफ्रॉन, नेफ्रॉन को हम लोग बोलकर चलते हैं रेनाल, रेनाल, रेनाल ट्यूब्यूल, रेनाल ट्यूब्यूल बोलकर चलते हैं। और रेनाल ट्यूब्यूल को हिंदी के अंदर हम वृक्क नलिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृक्क नलिका। क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है, नेफ्रॉन को रेनाल ट्यूब्यूल बोलते हैं, रेनाल ट्यूब्यूल को हिंदी में क्या बोलते हैं? वृक्क नलिका। तो आंसर यहाँ पर करेक्ट क्या है? 2 करेक्ट है। ठीक है। मूत्र नलिका तो यूरेटर को बोलते हैं। मूत्र नलिका तो जो है मूत्रा से जो है ब्लैडर को बोलते हैं। आंसर करेक्ट यहाँ पर जो है 2 वाला जो आंसर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, यहाँ पर किडनी में जाने वाले ब्लड का फ्लो बताया गया है। जो आगे प्रश्न में हमसे पूछा जाएगा, तो आपको यह क्रम याद रखना है कि ब्लड, किडनी में ब्लड ऐसे एंट्री करता है, इन नलियों से एंट्री करता है और इन नलियों से बाहर निकलता है। तो आपको यह बात याद रखनी है। ये कुछ बॉक्स में चीजें दी गई हैं, बॉक्स में चीजें भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो हमारा आज का प्रश्न है, वृक्क से होके जाने वाले रक्त के प्रवाह को के पथ को सही क्रम में लिखें। कि आपकी किडनी से जो ब्लड का जो फ्लो होता है, खून का जो प्रवाह होता है, वो कैसे कैसे होता है, उसका हमें इसमें सही क्रम बताना है। तो सही क्रम इसके अंदर क्या होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। तो सही क्रम होगा, पहले होती है आपकी रेनाल आर्टरी, वृक्क धमनी होती है। उसके बाद होती है अफरेंट आर्ट्रियल अभिवाही, अभिवाही होती है नंबर 2। फिर उसके बाद होती है नंबर 5 है ना। फिर उसके बाद होती है नेक्स्ट कोशिका कुछ, ग्लोमेरुलस होता है। उसके बाद होता है वृक्कशिरा, वृक्कशिरा सॉरी उस कोशिका कुछ के बाद होता है अपवाही, एफरेंट, और उसके बाद होता है वृक्कशिरा। तो यहाँ पर आंसर करेक्ट होगा कौन सा वाला? दूसरा वाला। 3 5 2 4 1 करेक्ट आंसर है। तो ये रक्त का प्रवाह है। यहाँ पर रक्त का प्रवाह ये दे रखा है। इन नलियों के माध्यम से ब्लड के अंदर, आपकी किडनी के अंदर जो है खून एंट्री करता है, ब्लड एंट्री करता है और ऐसे इस सिरा के माध्यम से बाहर निकलता है। अगला प्रश्न है, नेफ्रॉन का संबंध निम्न में से किससे है? तो आप सबको पता है, किडनी को जब अपन माइक्रोस्कोपी से देखते हैं तो अंदर किडनी के हमें नेफ्रॉन नाम की संरचनाएं दिखाई देती हैं। तो किडनी के अंदर यानी कि वृक्क जो होता है, वृक्क से संबंध है, वृक्क किडनी को ही बोलते हैं। तो आंसर 2 करेक्ट है। यहाँ पर किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन, 10 लाख में नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गुर्दे का नहीं है? काम कौन सा गुर्दे का नहीं है ये बताना है। पहला है रक्तचाप का नियमन, यस, बीपी को कंट्रोल करने का काम करता है आपका जो किडनी है, करवाता है। जब बीपी
आपका कम हो जाता है तो ये बीपी को बढ़ाकर नॉर्मल करवाने का काम करता है। किडनी एक जो है हार्मोन निकालता है, उस हार्मोन का नाम होता है रेनिन, और रेनिन हार्मोन आपके बीपी को कंट्रोल करवाने में मदद करने का काम करता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये तो होता है। ये कह रहा है एंटीबायोटिक का स्राव नहीं, ये कोई काम नहीं है, ये किडनी का कोई काम नहीं है, ये एंटीबायोटिक का स्राव नहीं करता है। मूत्र को बाहर निकालता है, बिल्कुल सही है। शरीर के तरलों की अम्लता का नियमन करता है, ये भी सही है। ये पूछ रहा कौन सा नहीं है, तो कौन सा आप नहीं है, तो आपने आंसर जान डालना है कौन सा, प्रतिजैविकी का स्राव। आंसर नंबर 2 जो है करेक्ट है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, गुर्दे के कार्य है, इसमें पढ़ लो आप, ये गुर्दे के कार्य होते हैं। अगला प्रश्न है शरीर में अम्ल क्षार का संतुलन बनाता है, और अम्ल क्षार का संतुलन बनाता है गुर्दे के द्वारा होता है, किडनी के द्वारा होता है। आंसर 2 जो है करेक्ट है। अगला प्रश्न है मानव में निम्न में कौन मानव शरीर में न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है। न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है, इसके अंदर बताना है न्यूरॉन का हिस्सा कौन सा नहीं है। सेल बॉडी न्यूरॉन का हिस्सा होता है। न्यूरॉन आपके नर्वस सिस्टम की कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई होती है, नर्व की। डेंड्रॉइड न्यूरॉन का हिस्सा होता है, एक्सॉन न्यूरॉन का हिस्सा होता है। लेकिन बोमेन्स कैप्सूल जो होता है ये न्यूरॉन का नहीं, ये हिस्सा होता है आपके किसका, किडनी में पाए जाने वाले नेफ्रॉन का हिस्सा होता है। तो आपको यहाँ पर आंसर करेक्ट है कौन सा, ये चौथा चौथा नेफ्रॉन का हिस्सा होता है, न्यूरॉन का हिस्सा नहीं होता है। अगला है नेक्स्ट, वृक्क नलिका के अंतिम भाग में जल का पुनरावशोषण किस हार्मोन के नियम से होता है। वृक्क नलिका के अंतिम भाग में जल का पुनरावशोषण किस हार्मोन के नियमन से होता है, तो याद रखें वो हार्मोन होता है वैसोप्रेसिन हार्मोन, या अपन दूसरा नाम बोलकर चलते हैं ADH, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ये रेनाल ट्यूबुल्स का जो अंतिम भाग होता है, प्रॉक्सिमल डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल जो होता है, DCT जो होता है, उसके अंदर जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, जल का जो पुनरावशोषण है, वो किस हार्मोन की वजह से होता है, वो होता है वैसोप्रेसिन हार्मोन की वजह से होता है। और हार्मोन का नाम है, दूसरा नाम होता है ADH, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। तो आंसर करेक्ट है कौन सा, चौथा जो है आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न है वृक्क के त्रुटिपूर्ण कार्य से रक्त में यूरिया एकत्रित हो जाता है, ऐसे मामले में यूरिया को किसके द्वारा हटाया जाता है। अगर आपकी किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही है, और किडनी अच्छे से कर रही ना काम नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही है, तो ऐसी स्थिति में अपन पर्सन को डायलिसिस कराते हैं, और वो डायलिसिस कराते हैं अपन हीमोडायलिसिस। कौन सी डायलिसिस, हीमोडायलिसिस कराते हैं। ठीक है, तो आंसर करेक्ट है कौन सा, ये हीमोडायलिसिस नंबर 3 का आंसर करेक्ट है। हीमोपोइसिस तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट बनने की प्रक्रिया को हीमोपोइसिस बोलते हैं। रक्तादन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो ब्लड चढ़ाने को बोलते हैं। अंतःशिरा सैलाइन इंजेक्शन, इंट्रावीनस सैलाइन इंजेक्शन, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो आंसर करेक्ट है हीमोडायलिसिस। आंसर तीसरा जो है बिल्कुल करेक्ट है, सही है। अगला प्रश्न है निम्न कथनों के आधार पर सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। सबसे उपयुक्त उत्तर कौन सा है यहाँ पर ये बताना है। गुर्दे, फेफड़े और यकृत के अलावा त्वचा भी अपशिष्ट पदार्थ के उत्सर्जन निकालने में मदद करती है। ये ये सही है बिल्कुल। गुर्दे की खराबी से रक्त में आयरन का संचय होता है, गुर्दे की खराबी से रक्त में आयरन का संचय हो सकता है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल आंसर गलत है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, कथन 1 तो सही है और कथन 2 गलत है। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। तो आंसर नंबर 3 जो है इसमें करेक्ट है। कौन सा, आंसर नंबर 3 जो करेक्ट है। लेकिन इस बुक में आंसर दूसरा वाला करेक्ट बताया गया है, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। ये कह रहा कथन 1 और कथन 2 दोनों ही गलत है, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कौन सा सही आएगा, आंसर सही आएगा ये नोट इस बुक की बता रहा हूँ, बुक में तो आंसर 2 दे रखा है, 2 नहीं, बिल्कुल गलत है, 2 नहीं है। इसका आंसर करेक्ट है कौन सा, तीसरा करेक्ट है, क्योंकि गुर्दे, फेफड़े और यकृत के अलावा त्वचा भी अपशिष्ट के उत्सर्जन निकालने में मदद करती है। हमने शुरुआत में पढ़ लिया था, ये सब उत्सर्जी पदार्थ अंग होते हैं, ये अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर ब्लड में आपकी जो किडनी है, किडनी अगर खराब हो जाए तो खून में आयरन बढ़ सकता है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है ना। तो आंसर जो है तीसरा वाला जो है बिल्कुल करेक्ट है। याद रखें, अगर आपके पास ये बुक है तो आंसर करेक्ट कर ले में तीसरा वाला सही है। अगला प्रश्न है मानव के
गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो मानव के गुर्दे का रोग जो है वो होता है कैडमियम के प्रदूषण से। किसके प्रदूषण से? कैडमियम के प्रदूषण से। और कैडमियम के प्रदूषण से होने वाले रोग को अपन इटाई रोग भी कहकर चलते हैं। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य द्वारा प्रतिदिन औसतन कितना यूरिया उत्सर्जित किया जाता है? इसमें यूरिया उत्सर्जन की मात्रा पूछी है, ना कि यूरिन की मात्रा पूछी है। तो याद रखें 25 टू 30, 25 से 30 ग्राम यूरिया एक दिन में एक आदमी उत्सर्जित करता है। और पेशाब कितना बनाता है? 1 से 1.5 लीटर यूरिन बनाता है। यूरिया उत्सर्जित कितना करता है? तो आप लोग लगा लीजिएगा, ये 5 स्टार क्वेश्चन है। परीक्षाओं में, आने वाली परीक्षाओं में ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है।